हुआ सुनना है। और ये जब भी होता है ना तो मुझे अन्ना हजारे जैसी फीलिंग आती है। अब लाइव तो नहीं जा रहा हूँ, अब लाइव जा रहे हो, सो पॉलिटिकल जोक नहीं मार रहा। अच्छा ठीक है। सो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ये बढ़िया किया आपने। 1.5 घंटा जो बैठे हैं वो वसूल हो रहा है ना? अच्छा 2.5 घंटे से बैठे, बहुत खाली हुआ यार आपको। बट ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड क्योंकि जब टीजर मैंने देखा माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे सावरकर, गुरु हमारे गोलवलकर, आदर्श हमारे सावरकर। थैंक यू एवरीवन। सॉरी आवाज नहीं है। थैंक यू। और अब ट्रेलर के बारे में, फिल्म के बारे में भी ज्यादा बिना विलंब किए, डिले किए, मैं रणदीप को स्टेज पे बुलाऊंगा। प्लीज वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रणदीप हुड्डा। बहुत यूनिक एक चैंट हुआ था, हुड्डा हुड्डा। ये शुरू किसने किया था? ये टॉर्च मारो रे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। रणदीप प्लीज। मारे काम आने लग गए। पहले तो मैं सबसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि हमारी फ्लाइट डिले हो गई और आप सबको इंतजार करना पड़ा, और मेरे ख्याल से वो इंतजार बहुत थिट था, मुझे लग रहा है। माफ किया, चलो थैंक यू। प्लीज रणदीप बातचीत शुरू करते हैं क्योंकि ये जो पीछे से कमेंट आ रहे हैं, प्लीज उन कमेंट्स को आप सवाल में बदलिएगा और तब बदलिएगा जब मैं आपको इशारा दूंगा, ठीक है? और अगर आपको बीच में कोई सवाल पूछने का मन करे तो प्लीज आप हाथ उठाइएगा, क्योंकि हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं जो आपको चेक करेंगे और फिर बाद में हम लोग एक एक सवाल लेंगे। वैसे सारे सवाल मेरे पास हैं जो शायद ट्रेलर के बाद आपके मन में आए होंगे या टीजर के बाद आपके मन में आए होंगे। तो शुरू करते हैं। रणदीप कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आप लेट आए लेकिन ट्रेलर देखकर बहुत अच्छा लगा। देर है दुरुस्त है। रणदीप, फिल्म को आपने डायरेक्ट भी किया है, लिखा भी है, प्रोड्यूस भी किया है, एक्टिंग भी की है, और जो एक्टिंग की है आपने, मतलब बाकी लोग के लिए पैसे नहीं थे या फिर क्या सीन था? यही इतने लोगों का रोजगार आपने छीना। नहीं, एक्चुअली संदीप सिंह मेरे पास ये मूवी लेके आए थे एज एन एक्टर, और धीरे धीरे ऐसा इत्तेफाक होता गया। शायद सावरकर जी की उनकी खुद की आत्मा मुझे बोल रही थी कि और काम कर, इस पे और काम कर, और काम कर। तो 2 साल से मैंने सिर्फ इस फिल्म पे और सावरकर जी की एक छवि और उनके बारे में जो उटपटांग बातें लोग बोलते हैं जी, उसको एक सच्चाई के तौर पे पेश करने में मैंने बहुत मेहनत लगाई है। मैं तो अपने शॉट लेने ही भूल जाता था। मैं डायरेक्ट जब कर रहा था तो बाकियों के शॉट लेके चलो लेट्स मूव ऑन, फिर बोलते सर आपका तो शॉट लिया ही नहीं। आई सेड शिट, अभी मेरा भी लेना पड़ेगा। बट इट वाज टफ, बट इट वाज फन। परफेक्ट। पहला सवाल यही है सबके मन में, व्हाई सावरकर? सावरकर ही क्यों? मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाई नॉट सावरकर? व्हाई नॉट सावरकर? सावरकर जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके पता नहीं क्यों इतने सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद, मैं एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, मुझे ही ये पिक्चर क्यों बनानी पड़ी, किसी ने पहले क्यों नहीं बनाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनकी अभी 1980 के दशक में
गांधी जी के ऊपर पिक्चर बनी थी, रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी। सरदार पटेल जी के ऊपर 2 पिक्चरें बन चुकी हैं। मैं खुद रंगरसिया कर चुका हूँ, सरबजीत कर चुका हूँ, जाल सोबराज प्ले कर चुका हूँ। पर जब सावरकर जी की फिल्म के बारे में बात आती है तो लोग पूछते हैं क्यों? इससे बड़ा सवाल, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? फिल्में एक ऐसे जरिया होती है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और कुछ शक्तियां थीं आज़ादी से पहले अंग्रेज और आज़ादी के बाद कुछ और शक्तियां थीं जिन्होंने उनकी कहानी, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका कंट्रीब्यूशन बाहर उभर के नहीं आने दिया। पर समय आ गया है सबको बताने का, सबको दिखाने का कि सावरकर जी का इन्फ्लुएंस, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका महत्व इस देश के लिए क्या है। इसी से जुड़ा एक सवाल आएगा कि सावरकर क्या थे और क्या नहीं थे। फिल्म करने के दौरान आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी जब आप रिसर्च कर रहे होंगे और जब आप उस रोल को जी रहे होंगे, उस किरदार को जी रहे होंगे। तो सावरकर क्या थे और क्या नहीं थे, अगर इसको संक्षेप में बताना रहे तो क्या कहेंगे आप? सावरकर वीर थे, ब्रेव थे। सावरकर जी कावर्ड नहीं थे, कायर नहीं थे। यही मैंने जब मैंने एज ए बतौर एक्टर उनके बारे में स्टडी किया तो साम दाम दंड भेद लगाने वाले एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जायंट थे, जिन्होंने हजारों कविताएं, नाटक, कविताएं उन्होंने जेल में रह के लिखी। वो दीवारों पे कविताएं लिखते थे और उसको याद कर लेते थे, और वो वेट करते थे कि कब कोई गलती हो जाए और जेलर आके दीवारों को फिर पेंट से पोत दे ताकि मेरे लिए स्लेट क्लीन हो जाए और मैं और कहानियां और कविताएं लिख। सागरा प्राण तड़मड़ला। सबसे चैलेंजिंग क्या था फिल्म के दौरान, पूरी जर्नी, शूटिंग के दौरान, रिसर्च के दौरान? सबसे चैलेंजिंग कौन सा एक ऐसा मोमेंट था या पार्ट था आपके लिए वीर सावरकर के इस किरदार को निभाते वक्त? सबसे पहले तो जब मैंने सावरकर जी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने ज़्यादातर अंग्रेजी की किताबें निकाली, स्वतंत्रता संग्राम की किताबें निकाली, और मैं बहुत अचंभित रहा कि हर एक किताब में सशस्त्र क्रांति को सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख के कि ये लोग थे, इन्होंने भी किया पर कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे ब्रश्ड अंडर द कारपेट होगा। मैं खुद भी स्कूल में जब पढ़ता था तो हमने सावरकर जी के बारे में नहीं पढ़ा, हमको नहीं पढ़ाया गया था। हमें काला पानी के बारे में नहीं पढ़ाया गया था। हमें बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं पढ़ाई गई थी, और हमें यही बताया गया था कि कुछ 2-3 लोगों ने ही आज़ादी ले ली, बाकी तो सब पता नहीं क्या कर रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल था। फिर उनके बारे में जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये उनके बारे में हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं बताया गया। और मैं अचंभित रह गया कि इतना कुछ उन्होंने किया और इतनी मूवमेंट्स चली थी कि हमें सिर्फ एक ही डोर से बांध दिया कि भारत को आज़ादी अहिंसा से ही मिली है। अरे भाई, अहिंसा से कुछ नहीं मिलता है। ये वाला पार्ट सर्कुलेट होगा, सो आप रेडी हो उसके लिए, राइट? हाँ, ठीक है, क्योंकि इसी से वापस सारे क्वेश्चंस इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो उससे सवाल बन के आ रहे हैं कि इनके बारे में, वीर सावरकर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उससे कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है और उनसे उनकी आइडियोलॉजी को जोड़ के देखा जाता है। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ उस कंट्रोवर्सी को भी ओढ़ने के लिए या उससे जुड़ने के लिए, और वो आइडियोलॉजी से भी आप कनेक्ट करते हैं क्या? जी बिल्कुल करता हूँ। उनके सवाल क्या था एग्जैक्टली आपका यार? कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे खुद को इस किरदार के लिए, इस रोल के लिए, तो आपको ये अंदाजा था कि कंट्रोवर्सी? मुझे ये अंदाजा था, बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये पिक्चर मत करो। मेरे शुभचिंतक थे, तो मैं भी थोड़ा सावरकर जी जैसा ही हूँ, अड़ गए तो अड़ गए। तो बहुत इसमें वो आई। पहले तो रिसर्च मटेरियल नहीं था। सावरकर जी की बहुत सारी उनके अपने लेख और उनके ऊपर जो लेख थे वो मराठी में थे, जो कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैंने कोशिश बहुत की,
फिर मैंने बहुत सारी अंग्रेज़ी हिंदी की किताबें पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, ये पढ़े, तो मुझे बहुत डीप रिसर्च करना पड़ा। वो ऊपर से मुझे नहीं मिला जो आप विकिपीडिया पेज वेज पे जाके एकदम से देख लेते हैं, वो सब नहीं था। वो क्यों नहीं था? वो काफ़ी अब ठीक हो रहा है, काफ़ी सारी उनके ऊपर किताबें आ रही हैं। मैं तो एयरपोर्ट पे अक्सर आजकल देखने लगा हूँ कि सावरकर जी की किताबें वहाँ पे मिलने लगी हैं। तो देश बदल रहा है और देश की सोच बदल रही है और हम अपने भूले हुए हीरोज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर कोई नया पर्सपेक्टिव खुला, कोई ऐसी चीज जो आपने रिसर्च के दौरान देखी, जो आपने अभी जानी हो कि ये अच्छा स्वतंत्रता संग्राम में ये भी हुआ था, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे पता चली कि 1946 में 1946 में बॉम्बे डॉक पे बगावत हुई थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी, बॉम्बे पुलिस ने म्यूटनी की थी और 20,000 पर्सनल उस म्यूटनी में शामिल थे। और तब जाके अंग्रेज़ों ने ये माना था, ये क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इंग्लैंड के, उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि नाउ दे आर एन आर्म्ड नेशन, वी कैनॉट एंगेज देम इन टॉक्स एनी मोर बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। और जितने भी लोग हमारे जो शस्त्र की शिक्षा लेके फौज से जो वापस आ रहे थे, वो सब अंग्रेज़ों का राज मानने को तैयार नहीं थे। तो अंग्रेज़ों को के कॉफिन में लास्ट नेल 1946 की वो बॉम्बे डॉक म्यूटनी थी, जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। किसी ने पढ़ा था क्या? नहीं। 1946 में बॉम्बे डॉक में बगावत हुई थी, किसी को पता है? नहीं। मुझे भी नहीं पता था। ऐसी बहुत सी चीज़ें निकल के आई और ये सिद्ध हो मेरे लिए ये सिद्ध हो गया कि भारत को आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली थी, अहिंसा का भी योगदान था। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, ना हम फिल्म में कर रहे हैं और ना ही हम यहाँ कर रहे हैं। पर सावरकर जी का जो योगदान था वो क्या था, उसको हमने थोड़ा और डिटेल में दिखाया। थैंक यू रणदीप, थैंक यू वेरी मच। मैं स्टेज पे फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सिंह और योगेश राहल को बुलाना चाहूँगा। प्लीज वेलकम। हाय संदीप, कैसे हैं आप? प्लीज संदीप एंड योगेश, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग साथ में एक ही फ्लाइट में आएंगे? नहीं नहीं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम पहले आगे होते तो हम पहले बात कर लेते इसलिए। नहीं, सब एक ही फ्लाइट में थे। संदीप के वगैरह हमारी बात की वैल्यू कम होती। थैंक यू एंड वेलकम। और एक बार फिल्म प्रोड्यूस करने के पीछे क्या थॉट था संदीप, अगर आप आंसर करना चाहें? क्या मेन कारण था, पहला जरिया क्या था? क्योंकि जो किरदार निभाता है उसके लिए एक अलग एंगल होता है, लेकिन जो प्रोड्यूस करता है, क्या वो उसकी क्या सोच थी फिल्म को प्रोड्यूस करने के पीछे? नहीं, जब मैंने सोचा कि फिल्में बनानी है तभी मैंने सोच लिया था। इसलिए मेरी कंपनी का नाम लेजेंड स्टूडियो है और वो यही फिल्में बनाएगी और बनाती रही है जो लेजेंडरी फिगर्स हैं। तो चाहे इसके पहले वो अलीगढ़ हो या सरबजीत हो या झुंड हो या पीएम मोदी हो या अटल जी पर फिल्म हो या सफ़ेद हो और अब सावरकर। और सावरकर 2018 से मैं सोच रहा था, पर जिससे भी मैं पूछता था कि मुझे ये फिल्म बनानी है तो वो लोग बोलते थे बेटा मरोगे तुम, कोई साथ नहीं देगा। और ये बात सच थी कि 2018 से लेके 2021 तक ना मुझे फाइनेंसर मिलते थे, ना स्टूडियो, लिखने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते थे ये फिल्म, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय था और वो परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है माइंड में सावरकर जी के बारे में, जो कि बिल्कुल गलत था और गलत रहेगा। और अब शायद इस फिल्म के ज़रिए काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 2021 में मुझे याद है वो दिन बहुत ही स्पेशल दिन है, 15 अगस्त का दिन था जब मैंने रणदीप हुडा को मैसेज भेजा। और 16 अगस्त से मेरे पास जो चीज़ें सावरकर जी के बारे में हमें नहीं पता थी वो रणदीप ने भेजना शुरू कर दिया था। और उसी ज़रिए फिर रणदीप ने लिखना भी शुरू किया फिल्म को, उसके बाद डायरेक्शन भी किया, उसके बाद सब कुछ किया। मतलब रणदीप यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन रणदीप दिन भर अब एक ब्लैक स्टूडियो में बैठे थे, कभी DI में, कभी साउंड में, कभी बैकग्राउंड में, कभी डबिंग में।
बट एक बात मैं आज कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर ये रोल कभी नहीं करता, हिम्मत ही नहीं होती। तो ये फिल्म बनने का सबसे बड़ा कारण ही रणदीप हुडा है, क्योंकि रणदीप हुडा ने जब हाँ कहा तब हमें पहला पैसा मिलना शुरू हुआ और ये फिल्म बनी। सो थैंक यू रणदीप। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट। थैंक यू संदीप, थैंक यू रणदीप। ओके, आपसे मैं पूछना चाहूँगा योगेश कि आपके हिसाब से ये फिल्म क्या इम्पैक्ट या क्या मैसेज देगी सोसाइटी को? एक तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी वीर सावरकर के बारे में, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होंगी। कोई एक पॉइंट अगर आप शेयर करना चाहें। ये यूथ को इंस्पिरेशन करने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात ये है, जब हम छोटे थे हमने देखा था कि दीवारों पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत बड़े क्रांतिकारियों के फोटो होते थे। बट आज के टाइम में वो चीज़ें कम हो गई हैं, और आज के टाइम में जब ये इस सावरकर जी की मूवी आएगी तो लोग थिएटर में जाएंगे। उनमें लास्ट मूवी जो मैंने देखी थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह थी या मणिकर्णिका थी, फ्रीडम फाइटर पे, उसके बाद कोई मूवी नहीं है। तो ये 20 साल बाद या 7-8 साल बाद कोई फ्रीडम फाइटर पे मूवी आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है इस मूवी के साथ। मेरे दादाजी ग्रेट ग्रैंडफादर वाज ए फ्रीडम फाइटर, तो उन्होंने काफ़ी बार वो जेल में गए हैं ड्यूरिंग द स्ट्रगल, इस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। जब रणदीप भाई ने मेरे को कहा कि भाई हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई स्टोरी सुनोगे? मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा अगर मैं सुनूंगा तो भी आप चेंज नहीं करोगे इसे। तो उन्होंने बोला कि ब्लाइंड खेलोगे? मैंने कहा हाँ जी ब्लाइंड खेलेंगे। मुझे आपकी आर्ट पे, आपकी क्राफ्ट पे, आपके पैशन पे और उस चीज़ पे भरोसा है। और मैं नया हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मैं रणदीप भाई को गाइड नहीं कर सकता, बल्कि इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा तजुर्बा है। तो मेरी बैट रणदीप हुडा। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। संदीप और योगेश, ये कॉमन सवाल है, आप भी जवाब दे सकते हैं रणदीप, कि कैसे इमोशनली, फिजिकली तो कैसे उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया, और इससे पहले भी फिल्मों में हमने इनका पोटेंशियल देखा हुआ है और लोगों ने, है ना, और उसके तो कायल नहीं लोग, पर इस फिल्म में इमोशनली भी और आइडियोलॉजिकली भी और शारीरिक रूप पे तो ठीक है, मानसिक रूप से भी और अंदर से भी वो फील होना चाहिए। वो कैसे देखा आपने, कैसे किया रणदीप ने खुद को प्रिपेयर? मैंने देखा नहीं, आई थिंक जो रणदीप की बहन जो यहाँ मौजूद है अंजलि जी, हम सब ने महसूस किया है, क्योंकि रणदीप ने खाना बंद कर दिया था, तो उसके बाद सब लोग रणदीप से डरने लगे, क्योंकि खाना पीना बंद था और जो भी सवाल या कुछ भी होता था तो रणदीप हैड बिकम, एक्चुअली अभी भी वो सावरकर जैसे ही हैं। तो सब लोग थोड़ा सा डर के ही सवाल पूछते थे। इनफैक्ट जो अंकुर बैठा है यहाँ पे, मृणाल बैठा है, ये सब एक डर के सवाल पूछते थे, लेकिन जब सवाल पूछते थे तो इतना डिटेल में जवाब आता था कि जो इंसान खुद का कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो दूसरे के कैरेक्टर्स को भी समझ जाता था, पूरी फिल्म देख लेता था। और एक एक दिन में, ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, इतना मैंने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, पर इतना डेडिकेशन दिख नहीं सकता किसी और एक्टर का। क्योंकि हाँ, बाकी लोग मार्केटिंग अच्छी कर देते हैं, रणदीप को ज़्यादा मीडिया से बात करना या मार्केटिंग करना पसंद नहीं है, हमें आज भी कन्विंस करना पड़ता है। पर ये फिल्म के लिए मुझे पता नहीं, मतलब वो बहुत लंबी चौड़ी बात है, पर आई थिंक उनके परिवार वाले भी दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, एंड मुझे लगता कोई और ये कर सकता था, और वो रणदीप भी एक्सप्लेन करे तो बेहतर है कि रणदीप डाइट क्या थे, वो लोग कुछ भी नहीं खाते थे, क्या खाते थे? नहीं, मेरी सिस्टर अंजलि हुडा जो कि इसमें मैडम कामा प्ले कर रही हैं, उसका एक्टिंग डेब्यू है। तो मैं पहले भी जब मैंने 2 लफ्ज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मसल पुट ऑन किया था या सरबजीत के लिए वेट लॉस किया था, तो शी इज़ अ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर एंड तो शी लुक्स आफ्टर माई हेल्थ अ लॉट। और इसमें मैं बीच में मेरी टांग भी टूट गई थी, तो बीच में वेट गेन दोबारा हो गया था, तो उसको दोबारा लूज़ करना और विद इन डेज उसमें डिफरेंस लाना, वो बहुत अंजलि ने मुझे बहुत हेल्प किया। बट वो एक हिस्सा होता है फिजिकल, जो कि आप एक रूटीन में बन के आप करने लग जाते हैं, और पर उससे ज़्यादा सावरकर जी को समझना, सावरकर जी की सोच को समझना, उनको पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना, उनके
आसपास के जो लोगों की कहानियाँ थी वो सुनना, तो उनका जो एसेंस था, उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, और वो समझना बहुत बहुत मेरे लिए अनिवार्य था, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर रहा था। और उनको समझना कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत सिंपल भी है। तो इट वाज थिंग, बिकॉज जैसे अगर उनकी हिंदुत्व की बात की जाए तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि हमारी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए स्वतंत्रता के अगेंस्ट उस वक्त, जिसका नाम उन्होंने दिया था हिंदुत्व, जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी को हिंदुत्व शुरू में इतना समझ में नहीं आया तो उन्हें समझाना पड़ा कि हिंदू कौन है। तो सिंधु नदी से सिंधु सागर तक, इसमें विशाल देश में जो भी लोग रहते हैं, जो इसको अपनी पितृभूमि मतलब अपने पूर्वजों की ज़मीन मानते हैं, मातृभूमि मतलब यहाँ की संस्कृति, त्योहार, खान पान, वेशभूषा को अपना मानते हैं, वो हिंदू है। जो हिंद से प्यार करे वो हिंदू है। तो इसके इस वक्त उन्होंने, क्योंकि उस वक्त एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का एक डर था, जिसमें तो सोचते थे कि अगर जिहाद के नाम पे हमला हुआ तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी फ़ौज में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम सोल्जर्स थे, तो उनको ये डाउट हुआ था कि ये देश के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए। तो उन्होंने इसीलिए लास्ट में एक क्लॉज डाला था कि ये उसकी पुण्य भूमि भी होगी। जो इस देश को सब चीज़ों से ऊपर मानता है, धर्म से ऊपर मानता है, और इस देश के लिए उसको प्रेम है, वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समाज का हो। थैंक यू। सो बेसिकली अगर मैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो वो क्रैक कर लिया आपने, तो अब आप वैसे रोकली ढूंढते हो जहाँ पे, क्योंकि भाई पता है अपने को, तो पता है कैसे करना हो। नहीं, जब मैं रोल एक्सेप्ट करता हूँ तब मुझे नहीं पता होता। जब मैं तस्वीरें वगैरह देखता हूँ और क्या क्या गुजरा, तब मुझे रियलाइज होता है कि क्या करना। क्योंकि प्रोड्यूसर सब क्लियर है कि ऐसी बॉडी पे ही बना लेगा भाई, ये आदमी नहीं खा पी रहा है। नहीं, मेरे को अभी मना किया है और मत करना भाई। ठीक है। ओके गाइस, फ्लोर इज ओपन। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज आप एक एक करके पूछिएगा। यस सर। रणदीप, मैं राहुल जैन, नमोकार चैनल से। मेरा आपसे सवाल है कि इसमें आपके ट्रेलर में लास्ट एक लाइन है कि कांग्रेस के किसी भी सदस्य को काला पानी की सजा नहीं हुई जी। और आज के समय में हम देख रहे हैं, चाहे वो इससे पहले अटल जी की मूवी हो, बहुत सच्चाई से फिल्म को बनाया जा रहा है, तो इसमें वर्तमान सरकार का आप कितना सहयोग मानते हैं? देखिए, ये फिल्म तो मैंने लिखी है, डायरेक्ट की है, एक्टिंग की है, प्रोड्यूस भी की है। तो ये तो मैंने अपनी सावरकर जी की श्रद्धा के लिए की है। और ये बात सच है कि कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सजा कभी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, ये बात हम सबको सोचनी चाहिए। लेकिन अगर आज के समय में मनमोहन सिंह जी होते या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या आप ये लाइन बोल पाते फिल्म में? क्यों नहीं बोल पाते? ये इंटॉलरेंस की जो आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि ये लाइन टॉलरेट नहीं होती अगर कोई और सरकार होती और अभी ये हो जाता। देखिए, इनटॉलरेंस तो कभी से चली आ रही है। सावरकर, एक किस्सा बताता हूँ आपको। सावरकर जी के फैमिली कनेक्शंस थे मंगेशकर फैमिली से। लता जी ने उनके बहुत गाने भी गाए थे, आशा जी ने भी गाए थे। और तो लता जी और उनके सावरकर, लता जी के पिताजी और उनका बहुत याराना था, उनके लिए नाटक लिखते थे। तो उनके बेटे हृदय नाथ मंगेशकर जी ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। तो उन्होंने सावरकर जी की कुछ कविताओं को, जैसे सागरा प्राण तड़मंडला, जयस्तुते वगैरह को गानों में कन्वर्ट किया, जिसको लता दी ने गाया। और उन्होंने जब ऑल इंडिया रेडियो में पेश किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया कि उनकी जरूरत कैसे हुई ये करने की। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे क्या होगा और क्या नहीं होता। और एक और इनटॉलरेंस की अगर बात करें, आप किसी को पता नहीं है कि नारायण राव सावरकर, डॉक्टर नारायण राव सावरकर, जो सावरकर जी के छोटे भाई थे, उनको मॉब लिंचिंग में मार दिया गया था गांधी जी की हत्या होने के बाद। 8000 ब्राह्मण को महाराष्ट्र में मैसेकर कर दिया गया था, जिनमें से वो खुद थे।
तो आप किसी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते हैं जिनके भाई के साथ ऐसा हुआ और किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई नहीं बोला, ना आप लोगों को बताया गया कि उनके साथ ऐसा हुआ? तो ये तो वक्त वक्त की बात होती है। रणदीप, आपने फिल्म में बोला है कि भी अहिंसा से नहीं हिंसा से भी मतलब आज़ादी मिलती है, तो आजादी मिली है, हिंसा का भी उसमें आर्म्ड रेवोल्यूशन, देखिए हिंसा अपने आप में एक अलग लफ्ज है और किसी आर्म्ड रेवोल्यूशन एक अलग लफ्ज है। तो किस तरीके की हिंसा जो है कि मतलब इसमें जो करी गई है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जो थोड़ा डिफाइन आपने स्टडी किया? देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई थी कि मैंने भी स्कूल में पढ़ा था कि 1857 म्यूटनी के बारे में, सिपॉय म्यूटनी, जिसको सिपॉय म्यूटनी कहते थे। तो सावरकर जी ने जब वो लंदन में थे, लाइब्रेरी में बहुत रिसर्च करके उन्होंने पूरा नजरिया ही बदल दिया कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें शस्त्रों के साथ अंग्रेजों पे हमला किया गया था, अंग्रेज सरकार हिल गई थी। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल के ब्रिटिश क्राउन ने वो इंडिया की लगाम संभाल ली थी और पूरे देश को निहत्था कर दिया गया था। फिर 1870 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे लोगों ने इन लोग शस्त्र उठाने फिर से शुरू किए, फिर चापेकर बंधु, फिर उनसे इंस्पायर होके आए सावरकर। और सावरकर जी ने जब ये किताब लिखी, उस किताब से वो किताब पूरे देश में फैली और उस किताब से आप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सबको एक नई वो मिली कि अगर हम इकट्ठे होकर एक सशस्त्र क्रांति करते हैं तो ये अंग्रेज तो बहुत थोड़े से हैं, इनको तो कभी भी मार के भगा सकते हैं। तो ये उपलब्धि सशस्त्र क्रांति की थी जिसका साथ नहीं दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान में एक अहिंसावादी सोच भी पैदा हुई जिससे कि नेगोशिएशन करते करते बहुत साल गुजर गए। अगर सशस्त्र क्रांति होती तो शायद, अगर उसका साथ दिया जाता तो शायद जल्दी मिल जाता। Yeah, एक सेकंड, one at a time. काम. Sir? Yeah, ma'am. Sir, when it comes to Veer Savarkar, there's a completely different kind of narrative dominating on social media. Terms like Maafi Veer. How do you? ओके, आप लोगों ने यही सुना है ना? क्या बोलना दोबारा? Maafi Veer. How do you plan to fight this narrative? पहली बात तो I'll fight this narrative right now. सावरकर माफी वीर नहीं थे। उस वक्त अरे आप में से कोर्ट गए होंगे, स्टूडेंट लोग तो बहुत जाते हैं। कोर्ट गए तो कोर्ट में क्या बोलते हैं? कोर्ट को कैसे योर ऑनरेबल कोर्ट ऐसे एड्रेस करते हैं ना, योर ऑनर, थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली, ऐसे ही यूज करते हैं। और जब हमें स्कूल में एप्लीकेशन लिखना सिखाते हैं तब क्या करते हैं? योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली। तो ऐसे ही वो जिसको ये मर्सी पिटीशन बोलते हैं, वो उसको याचिका बेल प्ली बोलते हैं, जो कि हर एक जुडिशियल प्रोसेस में अवेलेबल होता है आपको। और उसको वो आपको, अब सावरकर जी को 50 साल की सजा हो गई काला पानी में 7x11 के रूम में। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जाके वहां पे 50 साल किसी रिजॉर्ट में रहने वाले हैं। तो वहां पे अगर कोई आदमी होगा तो वो उनका क्या सोचना था कि साम दाम दंड भेद मैं इस्तेमाल करके यहां से निकलूं और देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लूं फिर से। और दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते। दिस इज सौरभ फ्रॉम भारत 24। एक सवाल मेरा ये है, ट्रेलर में हमने भी सावरकर जी का हिंदुत्व को देखा और फिल्म में भी देखेंगे। रणदीप के लिए आज के टाइम में हिंदुत्व क्या है, कैसे देखते हैं आप हिंदुत्व? मैं हिंदुत्व को ऐसे देखता हूं कि हिंदुत्व एक सिविलाइजेशन, हिंदुत्व इज अ सिविलाइजेशन, एक संस्कृति है, एक इतिहास है, एक जमीन है जो कि इंडस से, अब तो अखंड भारत नहीं रहा, पर अखंड भारत एक, इट इज अ मोस्ट यूनाइटिंग आइडियोलॉजी। इट वाज देन, इट इज इवन टुडे।
सावरकर जी भी यही कहते थे, हिंदुत्व पैदा इसलिए हुआ था क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में जो कि कैलिफेट मूवमेंट थी, तो गांधी जी ने मुस्लिम लोगों को मिलाने के लिए, अपने कांग्रेस से मिलाने के लिए उन्होंने खिलाफत का साथ दिया था। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पर्सनैलिटीज थी जो कि सोचती थी कि जब अंग्रेज आए थे तो ये मुगल राज था, जाएंगे तो फिर से ये सल्तनत ही रहनी चाहिए। उनको डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज वो माइनॉरिटी में थे। तो उनको जब स्पेशल इलेक्टोरेट दी गई, ज़्यादा उनको सीट्स दी गई, तब उसके रिटेलिएशन में सावरकर जी ने ये हिंदुत्व लिखा था। और उनका यही कहना था कि इस देश में चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हों, आप सबके सेम राइट्स होने चाहिए, किसी को स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। और आज भी हिंदुत्व वही है। रणदीप सिमी धवन। मैम जस्ट अ सेकंड, वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। यस हेलो सर, माय नेम इज तन्वी। सर, आपने पढ़ा है आई थिंक गांधी जी के बारे में भी और सावरकर जी के बारे में जी। तो उन दोनों के राष्ट्रवाद में ऐसा क्या डिफरेंस था जो उन्हें अलग रास्ते पर लेके जाता था और गांधी जी को अलग रास्ते पर लेके जाता था? थैंक यू। गांधी जी और सावरकर जी दोनों ही भारत के लिए डिग्निटी और स्वतंत्रता चाहते थे। दोनों ही अखंड भारत चाहते थे। दोनों के केवल नजरिए, उस अप्रोच अलग थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे और सावरकर जी हिंसा से स्वतंत्रता लेने में विश्वास रखते थे। ये सबसे बड़े दो डिफरेंसेस थे। सावरकर जी मेरे ख्याल से ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। सावरकर जी ने एक्चुअली पहला पतित पावन मंदिर, जो कि गांधी जी का गाना है, पूरा पहला मंदिर और बहुत सारे ऐसे मंदिर सावरकर जी ने ही बनाए थे। सावरकर जी हिंदू सोसाइटी को जात पात में बांटने के पक्ष में नहीं थे, पर गांधी जी वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे कि हमारी संस्कृति का हिस्सा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सावरकर जी अंतरजातीय विवाह में विश्वास रखते थे। सावरकर जी सामूहिक खाने में विश्वास रखते थे। सावरकर जी छुआछूत से बहुत हेट करते थे। गांधी जी उसको एक्सेप्ट करते थे। अभी कौन सही था कौन गलत ये तो वक्त बताएगा और बता भी रहा है। ऐसे ही काफी सारे उनमें डिफरेंसेस। सावरकर जी बहुत साइंटिफिक आदमी थे। ये जो आप पिक्चरों में देखते हो, ये निर्देशक, निर्माता, ये सब सावरकर जी ने दिए थे। ये सब सावरकर जी की देन है फिल्मों में। गांधी जी फिल्मों को हेट करते थे। सावरकर जी को लगा अगर ये मीडियम मेरे पास उस वक्त होता तो मैं क्रांति की आग लगा देता, जो कि हम आज लगा रहे हैं सावरकर जी की ही फिल्म। मगर रणदीप, पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। Thank you. जबरदस्त ट्रेलर है। एक सवाल जरूर उठेगा कि ये फिल्म इसी साल में क्यों, 2024 में क्यों? जैसे आपने पहले कहा सावरकर क्यों नहीं, मगर ये सवाल उठेगा कि 2024 में क्यों, वो भी लोकसभा से जस्ट। Okay. तो to the people who are saying it's propaganda film, I want to say it's anti-propaganda film. क्योंकि जो प्रोपेगेंडा कुछ पक्षों ने चला रखा है इतने सालों से सावरकर जी के अगेंस्ट, उस प्रोपेगेंडा को हम इस पिक्चर से तोड़ेंगे। और ये पिक्चर पिछले 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, फिर ये 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। इत्तफाकन ऐसा हुआ, जैसा कि फिल्मों में अक्सर होता है, चीजें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। तो ये 22 मार्च को आ रही है और शायद जो होता है अच्छा होता है। रणदीप, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे आपने वीर सावरकर जी की लाइफ। इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है डार्लिंग, माइक है तुम्हारा। या तो माइक हटा दो, ऐसे बोलो। ये एक्साइटमेंट में जोश आप में नहीं है, हम सब में भी है, दर्शकों में भी होना चाहिए। भारत माता की। मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आने वाले समय में जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ को एक कहते हैं कि एक मिस्ट्री रह गई, उनकी डेथ लाइफ, इसके बारे में भी आप कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेकर आएंगे? देखिए आगे क्या होगा जिंदगी में, ना मुझे पता है ना तुम्हें डालेंगे। ये क्वेश्चन आई थिंक संदीप को एक दिन में चल रहा है। रणदीप, लेजेंड स्टूडियोज को पूछना चाहिए। आपने बोला कि जवाब देने का वक्त है,
लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ सोच रहे हैं या कुछ ऐसा मन? बढ़िया सवाल, इसे ध्यान से रिकॉर्ड करिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, पिक्चर के बारे में पूछिए। Randeep Pawar here, Simi Dhawan. Hi, Simi. You got physical transformation, I'm sure mental, emotional transformation as well to get into the skin of the character. So for this character or any other character, how do you come out of that? Well, the best way to come out of it is to start another one. It takes a long time to kind of filter in and filter out. That's why my projects are spaced out, and my family keeps telling me that you should do more movies so you make more money. But I think I would rather do each movie well that it lasts beyond my lifetime. सर लास्ट सवाल, एक सवाल सर, सामने हाँ, तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं। सावरकर जी की खुद की किताबें हैं, हिंदुत्व, जो कि अंग्रेजी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदुत्व है, 7 Epochs of Life है, उनकी बहुत अच्छी किताब है। फिर विक्रम संपत जी की किताब बहुत अच्छी है, वो पढ़नी चाहिए, बहुत ही डिटेल उसके अंदर वो है। और भी बहुत किताबें हैं। आज भी मेरे को एक किताब मैं लेके आया था, हिंदुत्व ऑफ सावरकर, विच इज़ वेरी रेलिवेंट। आप सबको ये किताबें पढ़नी चाहिए, और इसे किताबें ही नहीं, आपको स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि और भी जो ओपिनियंस, आर्टिकल्स और ये सब चीज़ें जो अवेलेबल हैं नेट पे, वो देख लीजिए। और हमेशा 2 पक्ष की बात पढ़नी चाहिए, तब आपको सच्चाई समझ में आएगी। रणदीप सामने थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई थिंक और एक चीज, अगर किताब पढ़ने का टाइम ना मिले ना, तो 22 मार्च को थिएटर में सब कुछ वेरी गुड। सर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सामने हाँ जी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत पसंद आई, फिल्म का डायरेक्शन बहुत जबरदस्त लगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म की लोकेशन कौन सी चूज की गई हैं, और उस जमाने को आपने दिखाया है, बहुत बाखूबी अच्छा लग रहा है। तो कौन सी लोकेशन पे आपने इस मूवी की शूटिंग? मैंने मोस्टली शूटिंग महाराष्ट्र में ही की है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पे काला पानी में की है। मुझे बिकॉज ये सावरकर जी की पिक्चर थी, मैं लकी था, अदरवाइज वो वहाँ पे शूट अलाउ नहीं करते हैं। इस पिक्चर का ये जो लुक है, वो एक तो मेरे सिनेमाटोग्राफर अरविंद कृष्णा बहुत ही एक्सेप्शनल सिनेमाटोग्राफर है। फिर मैं प्रोडक्शन डिजाइनर नीलेश वाघ, माय कॉस्ट्यूम डिजाइनर सचिन लवलेकर, माय CG VFX टीम फ्रॉम व्हाइट एप्पल, एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स जो कि आपको एंड में दिखते हैं, जो बिल्कुल असली कैरेक्टर जैसे लग रहे हैं, वो मेरी मेकअप डिजाइनर रेणुका पिल्ले की देन है। और सो पूरी टीम ने मिला के, एंड माय असिस्टेंट्स एंड माय अदर क्रू, बहुत सारे लोगों ने दिन रात मेहनत करके और मुझे झेल के ये पिक्चर को इस मुकाम तक लेके आए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं स्टेज पे मृणाल दत्त और अंजलि हुड्डा को भी बुलाऊंगा। एंड जय पटेल, प्लीज आप भी स्टेज पर आइए एक साथ। हाँ, पूछिए सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। सर, आपने जैसे पुरानी मूवीज की हैं, जैसे मतलब जिस्म 2 हो गई वगैरह, तो आपको क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट मिल रहा है अपना? जिस्म तो एक ही है, कई बार मरोड़ तड़ोड़ लिया, पता नहीं कितने दिन चलेगा भाई, पर शायद मैं वो वाली पिक्चर ना करूं। सर अच्छी थी मूवी। चल तेरे लिए एक सही। Okay, I would like to introduce Jay Patel. He's playing Shyamji Verma. My sister Anjali Huda is playing Madam Kama. Mrinal Dutt is playing Madan Lal Dhingra, and that's my associate director Ankur Ma. This is the team that's made the movie. Thank you very much. Thank you very much. रणदीप जी, एक डायलॉग हो जाए, एक डायलॉग तो सुना दीजिए। रणदीप जी, सोलो
आप लोग नीचे ऊपर कोई हाँ हाँ आगे नीचे सर एक डायलॉग बोल दो रणदीप सर एक डायलॉग सर एक डायलॉग सर एक डायलॉग रणदीप सर एक डायलॉग सर एक डायलॉग किसी को ले रहा है क्या नहीं आया